हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, दो तरीके से वीडियो। एक तो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में आपका BA थर्ड ईयर में जो आपका पेपर है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो इसका पेपर जो होना है, शायद आई थिंक 8 जुलाई को पेपर होना है। तो इसमें मैं आपसे जो है प्रीवियस ईयर का 2018 का क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और 2019 का मैं कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर एक्चुअली CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में BA और BSc थर्ड ईयर दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें अगर कोई मार्केट में मटेरियल ना मिल पा रहा हो तो वो जो है अपना इसमें देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 2016 तक के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो उसमें आपको 500-600 क्वेश्चंस का एक MCQs क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, जिसमें 500-600 जो है मैंने MCQs प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में भी जो है मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूँ। 2020 का भी मैं आपको एक बार दोबारा करा दूँगा। पहले मैं आपको 2017-16 तक का प्रोवाइड करा दूँ, उसके बाद मैं 2020 तक का, मैं 20 का एक बार पहले करवा चुका हूँ। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो है मैं एक बार, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर हिंदी में था, इंग्लिश में नहीं था, तो मैं एक बार दोबारा उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है व्यूवर्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं। दूसरा, जो व्यूवर्स TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से, तो उनके लिए भी जो है ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो TGT PGT और NTA नेट में भी आए हुए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी इस वीडियो को देखें, तो ये मैं उनकी भी प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगा। चलिए, तो इंग्लिश वाले बच्चे अपना आंसर देख सकते हैं, मैं डिक्टेट करूंगा जो है हिंदी में। ठीक है, चलिए। कौन सा कारक पूंजी निर्माण में बाधक है? तो प्रदर्शन प्रभाव, अनुत्पादक व्यय और सीमित उद्यमी प्रेरणाएं, तो ये सभी पूंजी निर्माण में बाधक होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निर्धनता दुष्चक्र का संबंध है, तो इसमें भी पूंजी की कमी से भी, कम उत्पादकता से भी और निम्न निवेश से भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी से। प्रथम अर्थशास्त्री जिसने आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि में अंतर किया, तो वो थे कुंजनेट्स। आर्थिक विकास के संदर्भ में कौन सा एक ठीक नहीं है? तो ऑप्शन है कि कोई नव प्रवर्तन नहीं होता है ना, ये ठीक नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी जो है वो सत्य है कि आर्थिक विकास विकासशील देशों के विकास से संबंधित है। आर्थिक विकास के संबंध में आत्मस्फूर्ति की धारणा का प्रतिपादन किया, वो रोस्टोव ने किया। देश की व्यावसायिक संरचना आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आर्थिक विकास या तो प्रति व्यक्ति आय के स्तरों में वृद्धि अथवा आय के विद्यमान स्तरों को बनाए रखने से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी है? जैकब वाइनर द्वारा। अल्प विकसित देशों के लिए निर्धन राष्ट्र शब्दावली का प्रयोग किसने किया? ये किया मेयर एवं बोल्डविन ने। एक गरीब देश गरीब है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। देखिए, ये कल के क्वेश्चन पेपर में भी आया था, तो मैंने डिक्टेट किया था। तो ये कथन किसका है? तो वहाँ पर सिर्फ नकरसे लिखा हुआ था, है ना, आधा नाम था, तो इनका पूरा नाम है रैगनर नकरसे का। विकासशील देशों में आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुकूल प्रभाव होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है कि पहला और तीसरा पॉइंट ही करेक्ट है
कि यह आवश्यक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है ना। और तीसरा, यह पूंजी अंतः प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन सी कि व्यापार की शर्तों से, लागतों के तुलनात्मक अंतर से और विक्रय संगठन की क्षमता से। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी कि मानव पूंजी एक गैर उत्पादक कारक है। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत वर्ष में हुई 1951 में। निम्न समूहों में उचित जोड़ों का सुमेल कीजिए, है ना। अब हमें मैचिंग बताना है, तो इसमें ऑप्शन भी सही है कि जो व्यापार की शर्तें हैं एक्चुअली वो प्रशुल्क नीति से संबंधित हैं। जो निर्धनता है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जो आपका असंतुलित विकास है वो हर्षमैन से संबंधित है। और जो आत्मनिर्भरता है 4 नंबर, वो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य से संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, एनटीए नेट में और पीजीटी और टीजीटी में तो आते हैं। निर्देशन द्वारा आयोजन की कमी है, तो तीनों ही हैं कि नौकरशाही एवं पूर्ण अधिकार सत्ता और लचीलापन का अभाव और महंगा मामला। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी। माना समृद्धि दर, जिसे हमने जी से डिनोट किया है, और 5% तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है एस से डिनोट कर रहे हैं, तो वो है 0.5। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल में पूंजी उत्पादन अनुपात होगा, तो वो होगा डी 10। अविरत आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है, तो वो बचत और निवेश दोनों पर निर्भर करती है। संपूर्ण आय विषमता मापी जाती है, तो वो गिनी सूचकांक द्वारा। विकसित देशों में सतत वृद्धि करने में सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, तो वो प्रतिबंधकारी नियंत्रक नीतियों से। विदेशी पूंजी की हिस्सेदारी नियोजन काल में देखिए पहले बढ़ी है और बाद में घटी है। ठीक है, योजना अवकाश के 3 वर्ष थे, तो वो थे 1966 से 69। 12वीं पंचवर्षीय योजना में औसत वृद्धि दर प्राप्त हुई, तो वो 7% के आसपास। रोस्टोव की आर्थिक समृद्धि अव्यवस्थाओं को उचित क्रम में क्रमबद्ध करना है ना। तो ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले है परंपरागत समाज, फिर है आत्मस्फूर्ति अवस्था, फिर है परिपक्वता हेतु प्रयास, और फिर है उच्च समूह उपभोग का युग। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। हैरोल्ड समृद्धि मॉडल में वास्तविक दर जी, वास्तविक वृद्धि दर कैपिटल जी निर्धारित होती है, तो वो बचत आय अनुपात द्वारा भी निर्धारित होती है और पूंजी उत्पादन अनुपात द्वारा भी निर्धारित होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। आय में असमानता को मापने के लिए निम्न को प्रयोग में लाया जाता है ना। तो इनको जो है लॉरेंज वक्र, ठीक है, लॉरेंज वक्र। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के अनुसार मानवीय निर्धनता सूचकांक को प्रभावित करने वाला कारक है, तो तीनों ही हैं कि जनसंख्या का प्रतिशत जिनकी 40 वर्ष तक जीवित रहने की संभावना नहीं, प्रौढ़ अनपढ़ता दर और वंचित भावना सूचकांक। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो ऑप्शन सी कि आर्थिक नियोजन केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही संभव है। ठीक है, ऑर्थर लेविस के विकास मॉडल में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है 2 क्षेत्रों में। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेल नहीं है, यानी कि जो मैचिंग नहीं होता? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 से 56 ये गलत है ना, 1951 से
स्टार्ट हुई थी। और वैसे भी इसमें देखिए 6 साल का डिफरेंस होता है, कोई भी पंचवर्षीय योजना जो है वो 5 साल से ज़्यादा की नहीं होती, क्योंकि नाम ही 5 ईयर प्लान होता है। तो इसमें 1951 होता तो ये सही हो जाता है ना, 1951 से 1956। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्षेत्र गेट से अधिक विस्तृत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तीनों ही हैं, कि जीवन स्तर में वृद्धि करना, अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना और वस्तुओं का उत्पादन एवं व्यापार बढ़ाना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। चलिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पेज क्लियर है। कभी कभी कुछ पीडीएफ फाइल बनती है तो पेज क्लियर नहीं हो पाते हैं, कैमरे में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। चलिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1995 में, है ना, 1 जनवरी 1995 में। निम्न समूहों में से उचित जोड़ों का सुमेल कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है, कि जो सार्क है वो एक्चुअली एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग है। जो आपका हेबलर हैं वो अवसर लागत सिद्धांत उन्होंने दिया था। थर्ड नंबर पे जैकब वाइनर हैं, तो उन्होंने व्यापार की शर्तें दी थी। और WTO है वो गेट की जगह स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है ना? तो काठमांडू में है, और काठमांडू नेपाल में है, और नेपाल की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो काठमांडू है। एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ब्रेटन वुड्स जुड़वा है, तो ये IMF है और IBRD। यहाँ पर अगर वर्ल्ड बैंक भी लिखा होता तो भी सही होता, ठीक है। IMF और IBRD, ब्रेटन वुड्स जुड़वा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का उद्देश्य है, तो तीनों ही हैं, कि विनिमय दरों में स्थिरता और प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कागजी स्वर्ण मुद्रा है, तो वो है आपका विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग्स राइट। विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है? तो वो है आपका IMF, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑर्थर लेविस के अनुसार आर्थिक विकास प्रक्रिया में कौन सा निर्धारक कारक है? तो इसमें भी तीनों ही हैं, कि मितव्ययिता के लिए प्रयास, अधिक ज्ञान वृद्धि करना और उसको प्रयोग में लाना, पूंजी मात्रा में वृद्धि करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। शुम्पिटर के विकास मॉडल में अधिक जोर दिया गया है, तो नव परिवर्तन में दिया गया है। आर्थिक विकास प्रक्रिया में गैर आर्थिक घटक है, तो वो है कुशल प्रशासन। किस अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक विकास का सहायक माना है? तो वो माना है आपका J.S. मिल ने, ठीक है, J.S. मिल। हार्वे लिबस्टिन ने आर्थिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वो था आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। हैरोल्ड डोमर मॉडल में G = वास्तविक दर वृद्धि, GW = आवश्यक वृद्धि दर तथा GN = प्राकृतिक विकास दर हो, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल में सतत विकास के लिए आवश्यक दशा है। तो ऑप्शन बी सही है, कि G = GW। रोस्टोव के विकास की अवस्थाएं होती हैं, है ना। देखिए, अभी एक क्वेश्चन अभी आया था, हमने उसको सही क्रम में लगाया था, तो ये बिल्कुल ठीक है, चारों ही होती हैं, 1, 2 और 3, 4। परंपरागत समाज, आत्मस्फूर्ति की पूर्व दशा, आत्मस्फूर्ति और परिपक्वता हेतु प्रयास। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक नहीं है इसमें? ऑप्शन सी, कि असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन रैगनर नकरसे ने किया, है ना, ये सही नहीं है। चलिए, अब एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा पेज थोड़ा सा
तिरछा आ गया है, PDF फाइल बन गई है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं आपसे। यदि SOC जो है वो सामाजिक ऊपरी लागत और DPA को हम प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएं दर्शाते हैं, तो संतुलित विकास सिद्धांत में SOC इक्वल टू DPA हो तो OG दर्शाती है। तो ये तो OG की लाइन है, तो वो विकास पथ दर्शाती है, दी पैथ ऑफ डेवलपमेंट। संतुलित वृद्धि सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप से निम्न विचार पर आधारित है। ठीक है, तो निम्न विचार पर आधारित है, तो वो है आपके साधनों की सीमितता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। विकासशील देशों की समस्या है, तो देखिए विकासशील देशों की जो समस्या है वो निर्धनता भी है, बेरोजगारी भी है, और जो है आपके अधिक जनसंख्या भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। हैरोल्ड डॉमर विकास मॉडल का एक विस्तृत स्वरूप है, तो ऑप्शन ए कि केन्स के विकास मॉडल का। अब देखिए फिर से मैचिंग आ गया है, कई सारे मैचिंग आए हैं, तो आपको थोड़ा सा इन पे ध्यान देना होगा। ऑप्शन ए इसमें सही है कि WA लेविस, तो आर्थिक विकास का सिद्धांत। उसके बाद रैगनर नकर्से जो है वो है अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्याएं। 3 नंबर है शुम्पिटर, तो उन्होंने दिया आर्थिक विकास का सिद्धांत। और WW रोस्टोव, उनका बिल्कुल 4th नंबर के साथ ही मैचिंग है कि आर्थिक विकास की अवस्था है ना। ये हम 2 क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है पूंजी संचय में शामिल होती है, तो वास्तविक बचतों में वृद्धि और बचतों में गतिशीलता, बचतों का निवेश। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नकर्से के अनुसार तकनीकी रूप में कृषि में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है 0। जनसंख्या वृद्धि विकास की एक पूर्व शर्त है। इस तर्क का समर्थन करने वाला अर्थशास्त्री है, तो ऑर्थर लेविस, कोलिन क्लार्क, अल्फ्रेड बॉन, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा कारक पूंजी निर्माण प्रक्रिया के मांग पक्ष से नहीं जुड़ा है, तो वो है घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका मानवीय पूंजी निर्माण में कौन सा घटक सम्मिलित है, तो आयु प्रत्याशिता और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी सम्मिलित हैं। निवेश दर बढ़ाने में पूंजी उत्पादन अनुपात जाहिर बात है बढ़ जाएगा। सामान्यतः अल्प विकसित देश अपनाते हैं श्रम प्रधान तकनीक। किस मॉडल में सीमांत बचत प्रवृत्ति पर जोर दिया गया, वो था हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, कार्ल मार्क्स के आर्थिक समृद्धि मॉडल का महत्वपूर्ण है, तो उसमें अतिरेक मूल्य और पूंजी संचय ये दोनों ही महत्वपूर्ण घटक हैं इसमें, है ना। तो महत्वपूर्ण घटक आई थिंक शायद जो है वो आया नहीं है। ये देखिए, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें आपका सही है। चलिए नेक्स्ट है कि मीड के विकास मॉडल में विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन फलन होता है, तो चारों ही सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है कि मशीनों के स्टॉक का, श्रम शक्ति का, प्राकृतिक संसाधन का और तकनीकी ज्ञान के स्तर का। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। द्वैत अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होता है, तो इसमें 1st और 3 ही सम्मिलित हैं, एक तो सामाजिक द्वैतता और एक तकनीकी द्वैतता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 और 3। निम्न स्तर संतुलन सिद्धांत आधारित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों पर, एक तो माल्थस के सिद्धांत पर और एक डाल्टन के अनुकूलतम सिद्धांत पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का एक इंजन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यह कथन किसका है, तो यह है जी
हैबरलर का। जैकब वाइनर से संबंधित है, तो इनसे जो संबंधित है वो है व्यापार की एकल साधन शर्तें। ठीक है, व्यापार की एकल साधन शर्तें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों को निम्न में से कौन से सूत्र के द्वारा सही व्यक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी कि व्यापार की शर्तें इक्वल टू आयातों का समस्त मूल्य डिवाइडेड बाय निर्यातों का समस्त मूल्य, है ना। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। यदि आयातों की मांग लोच इकाई से अधिक है तो आयात मूल्य में क्या होगा? कमी होगी, जाहिर सी बात है। घटक जो व्यापार शर्त को प्रभावित करता है, तो प्रशुल्क नीति, अवमूल्यन और विदेशी वस्तुओं की मांग लोच, ये सभी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विकासशील देशों के लिए अनवरत योजना का विचार किसने दिया? जी मिडल ने। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण निम्न मॉडलों में से किस मॉडल के आधार पर किया गया? तो वो किया गया महालनोबिस मॉडल। सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत विकसित किया गया, तो वो किया J.H. बोल के द्वारा। निम्न में से कौन सही ढंग से सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन सी क्रांतिक न्यूनतम रणनीति, है ना, हर्षमैन से संबंधित नहीं है। निम्न में से शुम्पिटर ने अपने सिद्धांत में किसको केंद्रीय स्थान प्रदान किया है? तो वो उन्होंने किया है नव प्रवर्तन की भूमिका को। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है तो आत्म स्वतंत्रता, आय का समान वितरण और पिछड़े क्षेत्रों का विकास। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नवी योजना की समय अवधि थी, तो वो थी 1997 से 2001 तक की। आर्थिक नियोजन की व्यूह रचना में निम्न मदों को सम्मिलित किया जाता है, तो तीनों ही हैं कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, नियोजन की प्राथमिकताएं और योजनाओं का वित्त प्रबंध। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? उद्योगों को। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ पर एक्चुअली इंग्लिश में तो ठीक है वाइस चेयरपर्सन, तो आंसर है डॉक्टर राजीव कुमार। अध्यक्ष एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यहाँ पर हिंदी में उपाध्यक्ष आता है, तो आपका आंसर डॉक्टर राजीव कुमार आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अध्यक्ष आता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि मैंने कल भी बताया 2019 में, तो आप इसको उपाध्यक्ष मान के चलिएगा। तो डॉक्टर राजीव कुमार है, और अगर अध्यक्ष आता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ध्यान रखिएगा। आर्थिक विकास की विशेषताएं हैं, अब आपको इसमें मैचिंग करना है, तो ऑप्शन बी सही है कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। आर्थिक विकास का संबंध वास्तविक राष्ट्रीय से होता है, और आर्थिक विकास में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हमारा देश एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये नकरसे का है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो ठीक है? तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है कि छिपी हुई जो बेरोजगारी है वो कृषि में विद्यमान है, ठीक है, आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड के आर्थिक विकास में निर्धनता एक मुख्य बाधा है, और फोर्थ पॉइंट कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के माप का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास के माप का एक सर्वश्रेष्ठ सूचक होने के पक्ष में तर्क दिया जाता है। तो इसमें भी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं कि आर्थिक विकास का वास्तविक सूचक आर्थिक कल्याण, गतिविधियों में वृद्धि और जीवन स्तर में वृद्धि। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, तो इसमें भी तीनों विशेषता है कि कृषि प्रधानता है,
और विस्तीर्ण बेरोजगारी है और निम्न प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व हैं, तो ये भी चारों ही हैं कि पूंजी निर्माण, तकनीकी एवं नवप्रवर्तन, उद्यमिता एवं क्रियान्वयन क्षमता और प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि चारों ही है। चलिए फिर से एक मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है कि निम्न समूहों में से उचित जोड़ों का सुमेल कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो हर्षमैन है असंतुलित विकास से संबंधित है। जो रैगनर हकर्से हैं तो निर्धनता का दुष्चक्र से संबंधित है। और 3 नंबर है रोजनस्टीन रोडन, तो वो बड़े धक्के का सिद्धांत है। और 4 नंबर है शुम्पिटर, तो वो है विकास का नवप्रवर्तन। ठीक है। आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं का सिद्धांत संबंधित है, तो वो है डब्ल्यू रोस्टोव से। ठीक है, ये भी रिपीट हो गया है, तीसरी बार आया है। निम्न में से किसने संतुलित वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन किया? तो रैगनर नकर्से ने। निम्न में से कौन सी एक नव क्लासिकल विकास सिद्धांत की मान्यता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कि पूंजी उत्पादन उत्पाद अर्थव्यवस्था में स्थिर रहता है। अब चलिए देखिए, कथन आ गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एनटीए नेट और टीजीटी पीजीटी में भी आ जाते हैं और आप लोगों को भी दे रखे हैं। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि कथन क्या दे रहा है आपको कि भारतीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होने के साथ साथ निम्न उत्पादकता है, और रीज़न कारण दे रहा है आपका कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सही है कि ए ठीक है किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। चलिए, विकास नियोजन में आजकल आदा प्रदा विश्लेषण का अधिक प्रयोग हो रहा है ना। तो इसे सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो डब्ल्यू लियोनटिफ ने। आय एवं धन के दुर्वितरण को कम करने के नीतिगत उपाय हैं। तो तीनों ही हैं कि संपत्ति स्वामित्व का पुनः वितरण, उपयुक्त कर नीति और प्रत्यक्ष हस्तांतरण का भुगतान। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले सामाजिक कारक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। एक तो फर्स्ट नंबर शिक्षा और स्वास्थ्य, एक 3 नंबर सैद्धांतिक परिवर्तन और एक 4 नंबर शहरीकरण। ठीक है। 95 का एक्चुअली थोड़ा आंसर में मेरे को डाउट है, तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा और यूनिवर्सिटी ने भी इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। ठीक है। चलिए, 96 है आपका कि आर्थिक विकास के बारे में शुम्पिटर ने अपने विचार पुस्तक में प्रकट किए। तो इन्होंने देखिए तीनों ही किए, आर्थिक विकास का सिद्धांत भी, व्यापार चक्र भी और पूंजीवाद, समाजवाद एवं प्रजातंत्र भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। आत्मस्फूर्ति की दशा की विशेषता है, तो ये भी है उपयुक्त सभी कि उत्पादक निवेश दर राष्ट्रीय आय के 5% से 10% या उससे अधिक बढ़नी चाहिए। एक या अधिक निर्माण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए जिनकी वृद्धि दर ऊंची हो, और राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत ढांचे का द्रुत विकास हो जो विभिन्न क्षेत्रों के विकास को मनोबल प्रदान कर सके। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के विकास का स्वर्ण काल प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि पूंजी वृद्धि दर इक्वल टू श्रम वृद्धि दर के रूप में। नेल्सन के विकास मॉडल के घटक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। शुद्ध पूंजी निर्माण, जनसंख्या में वृद्धि और आय वृद्धि। और लास्ट क्वेश्चन है कि 2 अर्थशास्त्री जिन्होंने श्रम आधिक्य कल्पना को विकास के सूत्रपात से जोड़ा है, इनमें एक आर नकर्से है, तो दूसरा कौन है? तो वो है W.A. लेविस। ठीक है। तो व्यूवर्स, ये आपका देखिए क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ था, मतलब बीए के हिसाब से थोड़ा सा ही क्वेश्चन टफ है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो मैं आगे जो है आपको अभी इसमें जो है 2 क्वेश्चन पेपर और प्रोवाइड कराऊंगा। एक
2017 का करवाऊंगा और एक 2016 का करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि 2015 और 2014 का क्वेश्चन पेपर मेरे को और अवेलेबल हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को भी भेज दीजिएगा इसको। थैंक यू।